नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सैनी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटे नेक्स्ट हमारी जो क्लास थी उस क्लास में हमने डिस्कस किया था और जो एंड किया था टॉपिक पर, और मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्कस जो किया था वो ये था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस किया था और दर्पण डिस्कस किया, दर्पण कैसे काम करते हैं ये डिस्कस किया था और दर्पण के उपयोग भी आपको बताए थे कि दर्पण का यूज़ क्या है और कितने टाइप के दर्पण है ये भी आपको समझाया गया था। साथ के साथ आपको ये भी बताया गया था कि अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ रहा है तो न्यूमेरिकल्स में आपसे वो 4 बातें कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। पहला कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपको बतानी होगी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, और प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछे तो इसका मतलब ये हो गया आपसे वो वी ज्ञात करवा रहा है। वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से, या प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा, या तो आपसे वो ये भी दूसरे क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेगा प्रकृति क्या है। प्रकृति में आपको क्या बताना है कि आभासी है या वास्तविक है। तो मैंने आपसे बताया था कि वास्तविक मतलब उल्टा दर्पण कौन सा है, अवतल। यानी अगर अवतल दर्पण है तो आप सीधा लिख देंगे कि सर वास्तविक है। और आपसे वो ये भी कह सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। आभासी मतलब उत्तल दर्पण। चीजें ऐसे काम करती हैं। तीसरा, वो आपसे ये भी पूछेगा प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, मतलब आपको h2 ज्ञात करना, हाइट ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की। चौथा, वो आपसे पूछ सकता है रेखा आवर्धन, मतलब m ज्ञात करना। और रेखा आवर्धन मैंने आपसे ये भी बताई थी कि कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, मतलब ये आपसे m दे रखा है, m गिवन है कि 2 गुना प्रति, मतलब m आपका क्या हो गया, रेखा आवर्धन आपका गिवन हो गया। लेकिन 4 में से कोई सी 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चारों नहीं पूछेगा। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर वो आभासी वास्तविक आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है तो आपको जो है v के आधार पर बताना पड़ता है कि आभासी है या वास्तविक। अगर प्रतिबिंब की स्थिति v का आंसर आपका प्लस में आ गया तो आभासी लिख देना, माइनस में आ गया तो वास्तविक लिख देना, अवतल दर्पण है। लेकिन अगर आपसे वो प्रतिबिंब का आकार पूछने के बजाय वो 3 चीज आपसे पूछ ले, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा रेखा आवर्धन, तब आपको जो है अंत में रेखा आवर्धन देखकर ही आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है या आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। m के आधार पर आप बताओगे वास्तविक है या आभासी। लेकिन कब, जब आपसे ये 3 बातें पूछे, कौन कौन सी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और रेखा आवर्धन, ये 3 अगर बात पूछ रहा है तब आपको बताना है m को देखकर, रेखा आवर्धन को देखकर, क्या आभासी होगा या वास्तविक होगा। लेकिन अगर वो आपसे स्टार्टिंग की 3 बातें पूछ रहा है उस स्थिति में अब आप जो है v को देखकर ही बता दोगे कि आपका आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो ये 4 बातें जो है वो आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि काम कैसे करता, तो मैंने आपसे बताया था कि ये दर्पण का सूत्र हो गया और ये हो गया चिन्ह कब लगाने हैं। और मैंने आपसे कहा था अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति मतलब u, वो v f r b मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, f मतलब फोकस दूरी, r का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या। ये सारी वैल्यू किस में लेनी है, नेगेटिव लेनी। क्यों लेनी है, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी वैल्यू, अगर अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में ये सभी वैल्यू जो है दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, इसीलिए जो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरे लेफ्ट साइड में क्यों होती है, अगर अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर हम प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में दूरी काउंट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दूरी काउंट कर रहे हैं, प्रकाश ऐसे जा रहा है, दूरी ऐसे काउंट कर रहे हैं, इस दिशा में दूरी काउंट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव ली जाती है। इसलिए अवतल दर्पण में सारी चीजें क्या होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, प्रकाश की दूसरी दिशा में होती है, प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, विपरीत दिशा में होती है, इसलिए नेगेटिव ली जाती है। और उत्तल में क्या है, ये सब चीजें u को छोड़कर जितनी वैल्यू है सब पॉजिटिव में ली जाती हैं, क्योंकि सब क्या होती है, दर्पण के राइट हैंड साइड में होती है। तो इसीलिए बेटे कि आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर अवतल है तो u को छोड़कर सब पॉजिटिव, सॉरी उत्तल है तो u को छोड़कर सब पॉजिटिव, अवतल है तो सब नेगेटिव। तो ये चीजें ऐसे काम करती है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब। फॉर्मूला ये हो गया, m मतलब आवर्धन क्षमता, और दर्पण का फॉर्मूला ये 1/v + 1/u = 1/f। ये सब चीजें हमने वहां डिस्कस करी थी, ठीक है सर। और फिर मैंने आपसे बताया था कि हमारे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं जो हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में, कि सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये डिस्कस करना है, लेंस क्या होता है ये डिस्कस करना है, अपवर्तनांक क्या होता है, उत्तल दर्पण के नियम, और लेंस से प्रतिबिंब के नियम। और उसके साथ बाद छठा क्वेश्चन
पॉइंट हमारा आंकिक प्रश्न। ये 6 बातें जो है हमें डिस्कस करनी पड़ती है किसके अंदर, इन जो बातें हमारी बची हुई है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सेकंड चैप्टर हमारा मानोनेत्र का है, विद्युत का है, फिर आपका चुंबक वाला है। इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आता है, मैंने आपसे ये बात बताई थी कि जो आप चैप्टर आप पढ़ रहे तो वो, और दूसरा चैप्टर ये विद्युत वाला, इसमें से जो है दोनों में से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपने प्रकाश के अपवर्तन पे। प्रकाश का अपवर्तन। बेटे प्रकाश का जब परावर्तन पढ़ा था तो परावर्तन में आपको ये बात बताई गई थी कि लाइट का किसी बिंदु पर गिरना और गिरने के बाद जिस वस्तु पर वो गिर रही है और जिस बिंदु पर गिर रहे हैं उस बिंदु का नाम था आपका आपतन बिंदु। तो प्रकाश का यानी कि आपतित किरण जब किसी वस्तु पर गिरती है और उस वस्तु के जिस बिंदु पर गिरती है उसी बिंदु से और उसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाना आपका प्रकाश का परावर्तन के अंदर आ रहा था। इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते थे कि प्रकाश का किसी बिंदु पर गिरना, टकराकर वहां से वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन था। उदाहरण में मैंने आपसे दिया कि दर्पण में अपने आप को देखना, आईने में खुद को देखना प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। पानी में आपका प्रतिबिंब दिखाई देना, अपनी इमेज दिखाई देना, अपना चित्र दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। और मैंने आपसे भी कहा था कि पानी की सतह जो होती है वो आपकी प्राकृतिक दर्पण का उदाहरण होती है। प्राकृतिक, अगर कभी कोई आपसे पूछ रहा है कि नेचुरल दर्पण कैसे बनता है, नेचुरल दर्पण का उदाहरण क्या है, तो बनता नहीं उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण है पानी की सतह, पानी की लेयर जिस पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रकाश के परावर्तन उससे होता है। तो हमने ये प्रकाश के परावर्तन में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं ना रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन है, इसमें आर है इसमें एल है, अंतर ये भी है स्पेलिंग में ध्यान रखना। अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, अंतर ये है। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा टॉपिक क्या है इसका कि प्रकाश का अपवर्तन हमारा टॉपिक है, तो डिस्कस करते हैं। बेटे अपवर्तन समझने से पहले हमें 2 पॉइंट समझने होते हैं, 2 शब्द इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एक वर्ड होता है इसमें विरल माध्यम, ठीक है सर, जिसे कहा जाता है रेयर मीडियम। दूसरा शब्द होता है बेटे इसमें सघन माध्यम, जिसे कहा जाता है डेंस मीडियम। इसको समझते हुए चलना है, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बिना प्रकाश का अपवर्तन आपका समझ में नहीं आएगा। पहले हम इन शब्दों पे आ जाते हैं ताकि जब हम इसके नियम पर आए, कॉन्सेप्ट पर आए, तो हमें जो थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। इसका उदाहरण बुक वाले हमेशा देते हैं वायु, और इसका उदाहरण देते हैं बुक वाले हमेशा पानी, और हम लोग भी इसी को लेकर चल देते हैं। लेकिन ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि क्या वायु और पानी के अलावा भी कोई उदाहरण हो सकते हैं इनके विरुद्ध सघन के। लेकिन पहले समझ कि है क्या। देखो माध्यम का मतलब आप ये मत समझना कहीं पर भी कि माध्यम का मतलब हो गया बीच का, नहीं। माध्यम का मतलब है कि जिसमें प्रकाश आपका यात्रा कर रहा है, जिसमें प्रकाश आपका ट्रेवल कर रहा है, वो माध्यम है। चाहे वो आप पानी में ट्रेवल कर रहा हो, चाहे कांच में ट्रेवल कर रहा हो, चाहे आप किसी भी वस्तु के अंदर ट्रेवल कर रहा हो, वो आपका माध्यम कहलाता है। और चाहे वातावरण में ट्रेवल कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो, वो आपका क्या है, माध्यम है। अब विरल माध्यम का उदाहरण क्या हो गया कि वायु हो गया, सघन माध्यम का उदाहरण क्या हो गया आपका पानी हो गया। अब ठीक है सर, आपने कहा विरल माध्यम मतलब वायु हो गया, सघन माध्यम पानी होगा। देखो, और
अब हमको समझना, कर मैं आपको एक लैंग्वेज में कहूँ, एक वर्ड में कहूँ, एक सेंटेंस में समझाऊँ चीज़ों को, तो ऐसा समझते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि वायु और पानी में भारी कौन सा है, पानी है। अगर एक गुब्बारे में हवा है, एक गुब्बारे में क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर पानी में भरा हुआ गुब्बारा थोड़ा वेट महसूस होगा, वायु में भरा हवा भरा हुआ गुब्बारा थोड़ा हल्का महसूस होगा। तो अगर हम इसको अपने लैंग्वेज में समझे, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझे कि जो माध्यम हल्का है, तुलना करने पर है, बिना कंपैरिजन करे, चीजें नहीं है, कि जो माध्यम हल्का है तुलना करने पर वो कैसा माध्यम, विरल माध्यम। जो थोड़ा भारी माध्यम है कैसा माध्यम, सघन माध्यम, डेंस माध्यम। ये अंतर होता है। रेर मतलब विरल, डेंस मतलब सघन। अगर आपसे मैं ये इसके अलावा 2 और एग्जाम्पल और लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक कैरोसिन है, कैरोसिन का तेल है, और दूसरे में अगर आपसे ये कह रहा हूं कि अब एक आपके पास जो है मस्टर्ड ऑयल है, मतलब सरसों का तेल है, और आपसे कोई ये पूछा कि इनमें आपको प्रकाश जो है क्या करवाना है, ट्रेवल करवाना है, तो भारी कौन सा आपको लगेगा, सरसों का तेल भारी लगेगा। तो सरसों का तेल भारी लग रहा है तो कैसा माध्यम हो गया, ये सघन। अगर हम ये 2 माध्यम को लेकर चलें, ये कैसा माध्यम हो गया, हल्का, तो इसके तुलना में तो हल्का ही है, तो कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कोई भी चीज का हम तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर ही सघन और विरल माध्यम होते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि सर वायु कैसा माध्यम है, खाली, तो आप ये बताओ कि वायु एक माध्यम है जिसमें प्रकाश क्या करती है, ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। लेकिन सघन है या विरल है ये नहीं बता पाओ कब तक, जब तक कोई तुलना ना कर पाओ किसी से। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक लाइन है ए और बी, ये लाइन छोटी या बड़ी है, तो आप क्या कहोगे, सर बिना दूसरी लाइन की खींच हम कैसे बता दें कि छोटी या बड़ी है। तो आप उसमें करते क्या है, किसके बराबर में दूसरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है, सी और डी। अगर इससे बड़ी लाइन आपने ड्रॉ कर दी तो आप क्या बताओगे कि ए बी की तुलना में जो है सी डी की लाइन बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी लाइन छोटी है, सी लाइन बड़ी है। और इसके कंपेरिजन मैंने ए बी की तुलना में मैंने एक लाइन इसके बराबर में छोटी ड्रॉ कर दी, ई एफ नाम देते उस लाइन को। तो मैं आपसे पूछा कि बताओ ई एफ कैसी लाइन है, तो आप कहोगे सर ई एफ जो है ए बी की तुलना में, अगर हम इन दोनों लाइन की तुलना कर रहे हैं, ई एफ जो है ए बी की तुलना में कैसी है, छोटी लाइन है, ये भी बड़ी है। तो ये सब चीजें तुलना करने पर होती है, बिना तुलना करने पर कोई चीजें नहीं होती हैं। तो इसीलिए बेटे कि अगर आपसे वो ये कह रहा है कि 2 माध्यम है, वायु पानी है, तो तुलना करने पर आप बता सकते हैं कि रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम, चीजें ऐसे काम करते हैं। अगर जब ये 2 वर्ड हमारे समझ में आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम इस शब्दों का यूज करेंगे कि सर विरल मतलब क्या होता है, विरल मतलब होता है रेयर मीडियम, सघन माध्यम मतलब डेंस मीडियम, मतलब एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया कि तुलना करने पर चीजें निकल कर आती हैं। तुलना करने पर जो माध्यम आपको हल्का लग रहा है वो आपसे क्या कह दोगे, आपको विरल कह दोगे, रेयर कह दोगे। तुलना करने पर जो माध्यम आपको भारी लग रहा है आप क्या दोगे, आप डेंस मीडियम कह दोगे। तो ये इस तरह की चीजें हो गई। अब इसकी चीज को आगे लेकर चलते हैं। अब आता है टॉपिक पर, प्रकाश के अपवर्तन पर। प्रकाश का अपवर्तन, अगर मैं प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अब इसको थोड़ा समझने की बात है। प्रकाश के अपवर्तन में बेटे सबसे मेन चीज ये होती है कि इसमें 2 माध्यम होते हैं और दोनों माध्यम पारदर्शी होते हैं। ये नहीं होता कि एक माध्यम आपका पारदर्शी है, दूसरा माध्यम आपका अपारदर्शी है। ये नहीं है कि आपने कांच की प्लेट ले ली, कांच की प्लेट के पीछे आपने पॉलिश कर दी और आप इससे ये कह रहे हो कि इसमें प्रकाश के परावर्तन को अपवर्तन को समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन को नहीं समझा सकते। इस स्थिति में हम प्रकाश का परावर्तन समझा सकते हैं कि लाइट आर पार नहीं जाएगी। प्रकाश का अपवर्तन के जरूरी होता है कि पहले कंडीशन यह है प्रकाश के अपवर्तन के लिए कि जितने भी आपके पास माध्यम हैं, जो आप माध्यम ले रहे हैं, दोनों पहली बात तो 2 माध्यम हो, दूसरी बात दोनों माध्यम पारदर्शी हो। ये माध्यम आपको हो गया, ठीक है, माध्यम 1, ये हो गया आपका माध्यम 2। अब ये दूसरा माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। पहले माध्यम में आपने ले लिया वायु, वायु मतलब कैसा माध्यम, विरल माध्यम, मतलब कैसा माध्यम, रेयर मीडियम। दूसरा माध्यम ले लिया पानी, जो बुक वाले लेकर चलते हैं उसी माध्यम को लेकर चलते हैं। पानी कैसा माध्यम, सघन माध्यम, सघन मतलब डेंस।
ठीक है, चीजें ऐसे काम करते हैं। अब आपके पास दो माध्यम है। अब परावर्तन अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना, एंट्री कर जाना, प्रकाश का अपवर्तन है। और प्रकाश का, अगर प्रकाश एक माध्यम से में आ रहा है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये अंतर होता है दोनों में। प्रकाश के अपवर्तन में अगर कोई प्रकाश की कोई किरण जो आ रही है, आने वाली किरण को कहा जाता है इसमें भी आपतित किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर गिरती है वो क्या है? आपका अभिलंब है, वहां से अभिलंब ड्रॉ हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ पर क्या हो गया? अभिलंब हो गया। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन है, और प्रकाश का एक माध्यम में आना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का अपवर्तन है। ये अलग अलग बातें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। और इसके बाद में तो मैं जब टॉपिक पूरा पढ़ा दूंगा तो एक आपको एग्जांपल ऐसा दूंगा जिसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और प्रकाश का परावर्तन दोनों एक साथ हो रहे होंगे, ऐसे उदाहरण में। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है सर, आपने बताया कि प्रकाश का अपवर्तन के लिए जरूरी है कि आपके पास दो माध्यम हो, दोनों माध्यम पारदर्शी हो। ये पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बताई कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश जिस जो किरण आ रही होती है वो आपकी आपतित किरण होती है, जिस, और ये आपका होता है जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है, ये आपका हो गया बाउंड्री जहां से दोनों माध्यम अलग अलग होते हैं, कि इस पर अलग माध्यम है, इसके नीचे अलग माध्यम है। अब प्रकाश जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो डिपेंड करता है कि सर माध्यम जो है आपका किससे किस में जा रहा है। अगर प्रकाश आपका वायु से पानी में जाए, विरल से सघन में जाए, तो ये कहा जाता है, और कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि प्रकाश का रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाना, विरल से सघन में जाना पर प्रकाश जो है अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण, पहले प्रकाश समझ लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन है क्या? कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाना अपवर्तन है। अब इसके कुछ दो नियम थे। ठीक है, एक नियम क्या है कि प्रकाश जब प्रवेश करता तो होता क्या, इसको समझते हैं कि जब प्रकाश गया वायु से पानी में, रेयर से डेंस में, विरल से सघन में, तो प्रकाश की किरण जब जो विरल से सघन में जाते हैं, रेयर से डेंस में जाती है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। मतलब क्या इस बात का कि सीधे जाने की बजाय वो सीधे नहीं जाएगी, बल्कि होगा क्या, वो थोड़ा अभिलंब की तरफ जो है वो झुक जाती है। कैसे? अगर मान लो वो आपतन, ये आपका हो गया आपतन कोण, जिस कोण पर गिर रही है आपतन कोण हो गया, तो प्रकाश किरण सीधे तो जाएगी नहीं, बल्कि क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कब? जब प्रकाश जो है विरल से सघन में जाता है, रेयर से डेंस में जाता है। और ये भी कहा जाता है व्हेन, अगर इंग्लिश में कहें तो व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेड मीडियम टू डेंस मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन में जाती है, रेयर से डेंस में जाती है, तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और जिस कोण से वो आ रही थी वो कोण कहलाता है आपका आपतन कोण, और जिस कोण से अंदर वो मुड़ी है वो कोण आपका कहलाता है आपका अपवर्तन कोण। पहले वाले पार्ट में क्या था, परावर्तन में, कि आपतित किरण, ठीक है सर, अभिलंब हो गया, आपतन कोण हो गया, लगाकर लाइट वापस गई, हो गया परावर्तित किरण, और यह आपका हो गई आर मतलब परावर्तन कोण। यहां पर आर का मतलब है अपवर्तन कोण। दोनों में अलग अलग बातें हैं। जब परावर्तन की बात करेंगे तो परावर्तन कोण, जब अपवर्तन की बात करेंगे तो अपवर्तन कोण। तो यही बात यहां पर हुई। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल सघन में जाएगी, रेयर से डेंस में जाएगी, वायु से पानी में जाएगी, तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, मुड़ जाती है। इस घटना को, यह हो गया पहला पॉइंट कि ठीक है, प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश तो करेगी, ठीक है, लेकिन जब अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन कब मुड़ेगी, जब कहां से जाएगी, विरल से सघन में जाती है। ठीक है, नंबर एक बात। ठीक है, दूसरी कॉन्सेप्ट इसी का, ये हो गया आपका अभिलंब। अब यह माध्यम वन, माध्यम वन में आपने लिया वायु, ठीक है, वायु मतलब कैसा माध्यम, विरल माध्यम। सारी बातें लिखनी पड़ती ताकि तो आप समझ जाओ कि चीजें हैं क्या, कंफ्यूजन ना हो जाए सभी। ठीक है, ये हो गया माध्यम दो, माध्यम दो। ठीक है सर, कौन सा लिया दूसरा माध्यम, आपने पानी लिया जिसमें यात्रा करेगी पानी, तो कैसा माध्यम हो गया आपका, ये आपका हो गया डेंस मीडियम यानी कि सघन माध्यम। अब यहां पर क्या था कि जब प्रकाश की किरण जो है किसमें गई, विरल से सघन में गई, तो क्या हो गया, बेग तरफ मुड़ जाते। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है,
यानी कि सर डेंस से रेयर में जाती है, उस परिस्थिति में प्रकाश किरण जो विलंब से दूर हट जाती है। जिस कोण से प्रकाश किरण डाली गई वो कोण आपका हो गया आपतन कोण, जिस कोण से उसका अपवर्तन हुआ वो कोण आपका हो गया अपवर्तन कोण। जो किरण आ रही थी आपतित किरण, जिस किरण का अपवर्तन हुआ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ऐसे यहां पर हुआ कि ये तो आपका विलंब, ठीक है, और यह आपकी कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण हो गई। और कोण आई मतलब आपका आपतन कोण, कोण आर आपका अपवर्तन कोण। बस में आ रही है। तो इसमें दो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, ये आपका दो पॉइंट था। और अपवर्तन आपका क्या होता है, मैंने आपको भी बताया कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, अगर प्रकाश की किरण आपकी विरल से सघन में जा रही है, रेल से डेंस में जा रही है, तो वह विलंब की तरफ मुड़ जाती है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अभी तक मुड़ जाएगी। अब उदाहरण की बात करते हैं कि सर ठीक है, ये आपने बता दिया कि प्रकाश की किरण जो है किससे किस में गई, रेल से डेंस में गई, विरल से सघन में गई, तो विलंब की तरफ मुड़ गई, ठीक है। उदाहरण क्या होगा इस बात का, इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करना घर पे। एक गिलास लेना कांच का, और कांच के गिलास में पानी भरना, और उसके बाद उसमें पेंसिल डालना, पूरी काट के डालनी, पूरी पेंसिल डाल देना। जब आप पेंसिल इस तरह से डालोगे तो आपको यही पेंसिल जो है इस कांच के गिलास में जिसमें पानी भरा हुआ है, वो पेंसिल आपको ऐसे दिखाई देने के बजाय वो पेंसिल आपको ऐसे दिखाई देती है, मुड़ी हुई। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था कि सर ये कॉन्सेप्ट ये वाला है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में गई, वायु से पानी में गई, यहां पर ये बात तो कर रहे हैं, वायु से पानी में जा रही है, कि ऐसा तो होगा नहीं, दिखाई ऐसे देती है, तो वो क्या होता है, अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, मुड़ गए अभिलंब की तरफ। प्रैक्टिकल एग्जांपल, फिजिक्स को समझना है तो एग्जांपल हमारे कॉन्सेप्ट हमारे पास जो हो वो प्रैक्टिकल हो, ना कि थियोरटिकल। प्रैक्टिकल एग्जांपल होंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपने कहा ये जो बात आपने बताई कि आने वाली किरण आपतित किरण, और जो किरण अंदर प्रवेश कर गई वो अपवर्तित किरण हो गई, आपतन कोण हो गया, आर हो गया आपका अपवर्तन कोण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ, बाउंड्री के साथ, आपके या कह सकते हैं माध्यम के साथ, आपके सरफेस या पृष्ठ के साथ। देखो प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन है। अब ठीक है, हाँ ये चीज आ गई सर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया कि पानी में पेंसिल का मुड़ावा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। और कौन सी बात का उदाहरण है, ये इस बात का उदाहरण है कि जब प्रकाश की किरण आपकी विरल से सघन में गई थी, वायु से पानी में गई थी, रेल से डेंस में गई थी, तो वो तब आपको ये बताएगा तब विलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का उदाहरण है, इस पॉइंट का उदाहरण है। अब इस वाले उदाहरण की बात करते हैं, सेकंड वाले की। सेकंड वाले में आपको क्या बात बताएगी, सेकंड में आपको ये बताएगी जब प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जाती है, डेंस से रेयर में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है। अब इस बात का क्या उदाहरण है, कांच से भरे गिलास में, जो कांच का गिलास है उसमें भरा हुआ पानी है, उसमें आप नींबू डाल देना। नींबू डालने का मतलब ये नहीं कि आपसे मैं क्या शिकंजी बना लूँ उसकी, नींबू डालने का मतलब पूरा नींबू कंप्लीट साइज, पूरा का पूरा नींबू जो है उसके अंदर पूरा पीस काटना नहीं है, पूरा नींबू उसके अंदर डाल दिया। अब आपने देखा कि मान लो एक्चुअल साइज इस नींबू का ये हो गया, पानी पूरा फिल भरा हुआ है। अब यहां पर क्या था कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, तो बाहर क्या है, वायु है,
ठीक है। नीचे क्या है, पानी है दूसरे माध्यम में, ये इसकी बाउंड्री हो गई, तो बैंड कहाँ पर अब विलंब की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। ये आपको किस बात को उदाहरण हो गया, इस बात को उदाहरण हो गया। आप समझते हैं क्या, दूसरे बात का उदाहरण जिसमें ये बताया गया तो सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। अब इस बात को समझना है कि गिलास लिया, उसमें आपने क्या नींबू डाल दिया। अब ये हो गया आपका पहले कंडीशन, जैसे आपने नींबू को डाला। लेकिन नींबू जब आप उसके अंदर डालते हैं तो नींबू डालने के बाद आपको जब आप बाहर से देखते हैं तो नींबू जो है आपको साइज में बड़ा दिखाई देता है। के अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है उस साइज में आपको बड़ी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण जो है पानी से वायु में जा रही थी और आप तक पहुंच रही थी और आप उसको देख रहे थे, उस कंडीशन में जब प्रकाश किरण बाहर आई तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरण जो है किससे, कौन सा वाला माध्यम है, बाहर कौन सा माध्यम है, वायु है, अंदर कौन सा माध्यम है, पानी है, मतलब कौन सा, विरल से किस में जा रही है, सघन में जा, सॉरी, जब वायु का माध्यम आपका होता है रेल मीडियम होता है, रेल मतलब विरल, ये कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। यानी कि जब पानी आप प्रकाश किरण जो है आपकी सघन से विरल में गई, सघन से विरल में जाती है तो जिस कोण से वो अंदर प्रवेश कर रही थी, प्रवेश तो इस कोण से करा, ये होगी परिस्थिति कौन सी, जब प्रवेश कर रहे थे, ये परिस्थिति कौन सी, जब बाहर आ रही है। तो जिस कोण से प्रवेश करा वो कोण छोटा है किसके तुलना में, जिस कोण से वो बाहर आ रही है। यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन में आती है, सॉरी सघन से विरल में आती है तो वो जिस कोण से बाहर आ रही होती है उस कोण का, वो कोण जिस कोण से अंदर आ रही है उस कोण से बड़ा होता है। इसी वजह से जो है हमें नींबू जो अंदर पानी के अंदर पड़ा हुआ है वो साइज में आपको क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। यानी कि जिस कोण से लाइट प्रवेश कर रही थी उस कोण से लाइट बाहर नहीं आई, बल्कि उससे बड़े कोण से बाहर लाइट आई। इसी वजह से जो है आपको एक्चुअल कंडीशन ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपको दिखाई ये दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस बात को उदाहरण हो गया कि पानी में जो नींबू आपने डाल दिया उसका साइज में बड़ा दिखाई देना, वो इस बात का उदाहरण है कि प्रकाश की किरण जो है जब आपकी सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर हटने का मतलब ये हो गया वो जिस कोण से प्रवेश कर रही थी उससे बड़ा कोण से वो बाहर निकल कर आती है। यानी कि आने का कोण बराबर नहीं होता एग्जिट कोण, यानी कि जिस कोण से वो बाहर आ रही है। तो ये दूसरी बात का उदाहरण हो गया। यानी कि पेंसिल का मुड़ावा दिखाई देना इस बात का उदाहरण है कि जब प्रकाश की किरण जो आपकी विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में तब विलंब की तरफ मुड़ जाती है और नींबू का पानी डाल, किसी नींबू का साइज में बड़ा दिखाई देना पानी के अंदर पड़े हुए, जाकर पानी के अंदर वो डाला हुआ है, वो इस बात का उदाहरण है कि प्रकाश किरण जो है जब सघन से विरल में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाते, वो इस बात का उदाहरण है। तो चीजें ऐसे काम करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो चीजें आपको ऐसे समझनी होगी, ठीक है। आपने जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं उस पॉइंट का उदाहरण आपके सामने हो। इसका उदाहरण आपके सामने आ गया, पेंसिल का मुड़ावा दिखाई देना, इसका उदाहरण आपके सामने आ गया कि नींबू साइज का आप में बड़ा दिखाई देना। अब दो बातें हो गई, ठीक है सर। अगर आप किरण ऐसे डाल रहे हैं तब ये होगा, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी, और किरण बाहर आ रही है तब आप जो नींबू साइज आपको बड़ा दिखाई देगा। अब तीसरी पॉइंट कि सर मैं किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं जो प्रकाश की लाइट डालूंगा, प्रकाश की किरण जो डालूंगा वो सीधा अभिलंब पर डालूंगा, मैं तो किसी कोण पर डालते नहीं, मैं सीधा अभिलंब पर डालूंगा। तीसरी में लाइट ऐसे डालता ही नहीं, मैं तो अभिलंब पर डालूंगा। तब क्या होगा, तब समझिए कि अगर आप ये माध्यम हो गया, प्रकाश की किरण सीधा अभिलंब पर डालते हैं, यह आपका अभिलंब। तो अभिलंब पर जैसे आपने प्रकाश की किरण डाली तो प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे जाएगी और टकराकर से वापस सीधे ही लौट जाएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अभिलंब पर डाली जा रही है। और पहले वाली परिस्थिति में चेंज क्यों आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि वो अभिलंब से कोई ना कोई कोण बनाते हुए डाली जा रही थी। ये अंतर है कि इन कंडीशंस में, इन परिस्थितियों में कोई ना कोई कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण डाली गई थी और इसमें कोई कोण नहीं बना, सीधा अभिलंब पर डाल दी गई। अब सर इस बात का क्या उदाहरण है, इस बात का उदाहरण यह है कि अगर हम पेंसिल को पानी में
सीधा ही खड़ा कर दें इस तरीके से, तो पेंसिल जरा सी भी मुड़ी हुई नहीं दिखाई देगी। वो इस बात का उदाहरण हो गया कि जब प्रकाश को अभिलंब पर डाला गया तो प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। इस बात का उदाहरण हो गया। बात क्लियर बेटे? तो चीजें ऐसे काम करती हैं कि अगर हमने ये चीज सीख ली तो इसका उदाहरण हमारे पास हो गया, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। अगर ये कॉन्सेप्ट सीखा तो इसका उदाहरण ये हो गया नींबू का साइज में बड़ा दिखाई दे रहा है, इस बात का उदाहरण है। और तीसरी बात मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रकाश किरण को अभिलंब पर सीधे डालते हैं तो पेंसिल जरा सी भी मुड़ी हुई दिखाई नहीं देती है। तो बात समझे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना, एंट्री कर जाना प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, तथा जब प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से वो दूर हट जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इसे क्या बोल दिया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ये ऐसे ही आपको समझकर एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखोगे कि सर प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और तथा जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो गया, ये पूरा परिभाषा बन गई। तो जैसे आप समझ रहे हैं ठीक वैसे आपने बनाकर भी लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है सर, अब अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। पहला नियम जैसे सीखा वैसे लिख दो। अब देखो, अब नियम क्या है, जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु या अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ऐसे इसमें ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, शब्द चेंज हो रहे हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। उसमें क्या था, परावर्तन वाले में आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसमें क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है सर, ये नियम नंबर 1 हो गया। जैसे आप समझें वैसे ही लिखना है, रटना नहीं, चीज़ों को समझना। तो मैंने आपसे पहले भी कई बार किसी क्लास में कहा था मैंने आपसे भी कि अगर आप इसको रट कर चलोगे चीज़ों को, फिजिक्स को, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसको समझ कर चलोगे तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया, आपने समझा कर लिख दिया, ठीक है सर चीज़ें ऐसे ऐसे काम कर रही हैं। और आप जैसे आपने पहला नियम में बना लिया, कैसे बना लिया, जब आपके चित्र ही क्लियर था, डायग्राम आप पे क्लियर था कि सर आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, अलग अलग तल नहीं है। पहला नियम हो गया, याद बात क्लियर हो गया। अब ऐसे, अब दूसरा नियम कि आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण। दूसरा नियम ये कह रहा है, मैं दूसरा नियम आपको लिख देता फिर आपको समझाऊंगा दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब जया का मतलब होता है साइन, SIN, ये साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया, कोण की जया
का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। अब ये दूसरा नियम क्या है समझते हैं। आपतन कोण की जगह मतलब साइन आई, आपतन कोण अपॉन अनुपात है तो इसलिए मैंने ये वाला साइन लगाया अपॉन का। अपवर्तन कोण की जगह मतलब साइन आर, क्या होता है एक नियत होता है। अनुपात क्या होता है नियता होता है, यानी कि नियतांक होता है। तो साइन अपॉन साइन बराबर क्या होगा नियत हो गया। इस नियत को लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, यहां पर लिख देते हैं साइन आई अपॉन साइन आर नियत, एन मतलब नियतांक, और जहां पर एन का मतलब है अपवर्तनांक। अब इसको हम समझते हैं कि सर ये नियम दूसरा है क्या। पहला नियम तो समझ में आ गया, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है नियम नंबर 1। दूसरे नियम आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस दूसरे लाइन का मतलब समझ लीजिए, साइन अपॉन साइन बराबर नियतांक का क्या मतलब है। बेटा ये तुमसे सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा है, अगर आपने हमें दो माध्यम रखे वायु और पानी, और आपने समझ के चलना, अगर आपने दो माध्यम रखे वायु और पानी और एक दोनों माध्यम को आपने चेंज नहीं करा, हर बार माध्यम आप वही ले रहे हैं, और अगर आपने 30 के कोण पर लाइट डाली और अंदर जाकर 15 डिग्री का बैंट हो गई, तो अगर आप हर बार 30 के कोण पर लाइट डालोगे और वो 15 पर ही क्या होगी बैंट होगी, मुड़ेगी, लेकिन कब तक जब तक माध्यम एक जैसे रहे। तो ये बात तो कह रहा है कि अगर आपने 30 के कोण पर लाइट डाली और 15 या 20 के कोण पर मुड़ गई और माध्यम आपने सेम रख रखा है, तो आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह मतलब साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा एक नियतांक होगा, फिक्स रहेगा, यानी कि हर बार जो रेशो मिलेगा आपको फिक्स में। दूसरा नियतांक मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब होता है माध्यम का वो गुण जो लाइट को मोड़ता है उसे कहा जाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक माध्यम में गुण है। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में अपने डिस्कस करेंगे कि सर अपवर्तनांक का मतलब क्या, तो बेटे ध्यान दो, आपने इस एग्जाम्पल्स में जब पेंसिल मुड़ी हुई है, आपको जो नियमों का साइज बड़ा दिखाई दे, कोई आपसे ये पूछ ले कि चलो ठीक है आपने ये तो बता दिया कि प्रकाश किरण जो है जब वायु से पानी में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब तरफ मुड़ जाती है, तो मोड़ कौन रहा है, किसने बैंड करी, तो वो जो लाइट बैंड हुई है उसका, जो लाइट जो मुड़ी है उसका कारण था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कारण जो है वो लाइट मुड़ती है, तभी तो वो कह रहा है कि अगर जब तक आपने माध्यम सेम रखा तो वो एक नियतांक रहेगा, क्योंकि आपका माध्यम समान है। लाइट अगर 15 से 30 पर डाल रहे हैं और 15 पर बैंट हो रही है तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, नियतांक होता है। कोई चेंज नियतांक मतलब अपवर्तनांक जिस माध्यम में आप लाइट को प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि लाइट जिस माध्यम में प्रवेश करेगी उसी में लाइट बैंट होगी, उसी में लाइट आपकी मुड़ेगी, या अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो माध्यम तो हमेशा आपको वो रखना पड़ेगा। और ये नहीं कि आपने एक बात वायु और पानी ले लिया, ठीक है, हवा एयर और वाटर ले लिया, अगली बार आपने माध्यम चेंज कर दिया। तो यही बात कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर क्या होता है नियतांक होता है। तो चीजें ऐसे काम करती हैं। तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया, जिसमें मैंने आपसे कहा प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, और परावर्तन में उसी माध्यम में लाइट वापस लौट जाती है, वो आपका परावर्तन हो गया। आईने में खुद को देखना प्रकाश का क्या है, किस बात का उदाहरण हो गया, प्रकाश के परावर्तन का। अब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या हो गया, मैंने अभी आपको कई चीजें दिखा दी है। अगर माध्यम में कोई वस्तु पड़ी हुई है वो आपको दिखाई दे रही है, तो अपवर्तन की वजह से दिखाई दे रही है कि प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, अपवर्तन की वजह से दिखाई दे रही है। और आपसे मैंने एक बात और बताई थी कि आपसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा, जिसमें दोनों चीजें होती हैं। देखो पानी एक ऐसा माध्यम है जिसमें परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। कैसे समझना, पानी में अपना फेस दिखाई देना,
मान लो आप नहर पे गए, पानी बह रहा है, पानी में आपको अपना फेस दिखाई दिया, पानी की सतह पर परावर्तन। पानी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन सी वस्तु पड़ी हुई है, वो आपको भी आपको दिखाई दे रही है, पानी के नीचे का भी आपको दिखाई दे रहा है, अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश प्रवेश ना करता तो अपवर्तन थोड़ा हो जाता, अपवर्तन थोड़ा, फिर अपवर्तन पॉसिबल नहीं था। अब वो प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पर, अपवर्तन भी बन गया और आपको अपना प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है पानी की सतह से, तो क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन साथ मैंने आपसे भी बताया कि दो बात आपको और लिखनी होती है कि सर जब प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन में जाती है, रे से डैश में जाती है, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण जो है सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो चीजें बेटे ऐसे काम करती हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम जो है टॉपिक वाइज चल रहे हैं, कि हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में, सर लेंस क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे अपवर्तन। अभी अपवर्तन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, एक नॉर्मली बताया कि माध्यम का वो गुण जो प्रकाश को मोड़ता है उस गुण को अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, प्रस्तुत करते हैं एन से। ठीक है, तो चीजें आपकी ऐसे काम करती है। उसके बाद फिर आपको पढ़ा प्रकाश का, मैंने आपको समझाया विरल माध्यम सघन माध्यम। तो मैंने आपसे कहा कि विरल माध्यम का मतलब हो गया रेयर मीडियम, मतलब एग्जांपल मैंने वायु दिया, और दूसरी सघन का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, पानी दिया। मैंने आपको एक बात और समझाई कि अगर आप तुलना करोगे तभी विरल सघन है, अगर आप तुलना नहीं कर रहे हैं तब विरल सघन नहीं है। विरल मतलब रेयर मीडियम, सघन मतलब डेंस मीडियम। उसके बाद आपको ये दो नियम समझाए कि किस तरह से अपनी चीजें काम करती हैं। ठीक है, कि जब प्रकाश किरण जो वायु से पानी में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, रेयर से डेंस में जा रही है, तो क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। और जब प्रकाश किरण जो सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो रहा है, अभिलंब से वो दूर हट रही है। आने वाली किरण को हो गया आपतित किरण, और ये हो गया अभिलंब, और ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए, और जिस बिंदु पर गिरती है वो बिंदु आपका आपतन बिंदु कहलाता है। जैसे उस चीज़ें पहले पढ़ कर आ रहे हैं, तो चीज़ें हुई। अगर आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किस चीज़ पर करा, कि एग्जाम्पल दिया कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में गई, वायु से पानी में जा रही है, तो क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ मुड़ रही है, यानी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पहले पॉइंट का, इस बात का एग्जाम, पहले पॉइंट का एग्जाम्पल था। नींबू का साइज में बड़ा दिखाई देना, वो किस बात को उदाहरण है, कि प्रकाश किरण जो है आपकी सघन से विरल में गई तो नींबू अपने साइज में आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, वो आपका इस बात का उदाहरण हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि अगर प्रकाश किरण जो है सीधा अभिलंब पर ही डालें तो प्रकाश किरण जो बिना विचलित हुए वापस लौट जाती है, यानी कि पेंसिल अगर आप सीधी खड़ी कर रहे हैं तब आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप किसी कोण, अभिलंब से कोई कोण बनाते हुए डालेंगे तभी लाइट मुड़ेगी, लेकिन अगर अभिलंब से कोई कोण बनाते हुए नहीं डाल रहे हैं, सीधा अभिलंब पर डाल रहे हैं, तब प्रकाश किरण बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। चीज तो चीजें ऐसे काम करती हैं। उसके बाद हमने इसके नियम पढ़े। नियम में क्या पढ़ा, कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीन अलग पॉइंट। आपतित किरण मान आने वाली किरण, अभिलंब मतलब जिस बिंदु पर आप डाल रहे हैं जब 90 डिग्री कोण बनाता है अभिलंब कहा जाता है। अपवर्तित किरण मतलब क्या हो गया, जो प्रकाश किरण जो अपवर्तित हो गई है, जो अंदर प्रवेश कर गई है, उस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, यानी कि जो प्रकाश किरण जो अंदर प्रवेश कर रही है वो क्या हो गया, अपवर्तित किरण। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। दूसरे में आपको क्या कहा मैंने, कि आपतन कोण की जगह मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की जगह मतलब अनुपात, मतलब साइन आर। अपवर्तन कोण की जगह का मतलब मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नियम हो गया। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को समझकर चलना। ठीक है, इसमें को पढ़ना, देखना, कोई डाउट्स हो तब जो है कमेंट में लिखना। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।